नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर हमने सीईटी स्पेशल एक बैच निकाला है जिसमें हम राजनीति विज्ञान का कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। तो साथियों, अब तक हमने संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा कर ली है। अगला टॉपिक राजनीति विज्ञान में, शासन व्यवस्था में हमारा राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि संघीय कार्यपालिका क्या होती है, संघीय व्यवस्थापिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, और उसके बाद जो हमारे टॉपिक सिलेबस के अंदर है उसको हम विधिवत तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें ताकि हमारी टीम को, मुझे प्रोत्साहन मिले, ताकि हम ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों, फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं संघीय सरकार क्या होती है। तो सबसे पहले हम संघीय सरकार के बारे में जानेंगे। संघीय सरकार में क्या होता है, पूरी की पूरी प्रोसेस हमें जाननी है। संघीय सरकार किस प्रकार की होती है, इसके क्या क्या अंग होते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान के अब तक हमने कौन कौन से भाग पढ़े, तो एक भाग संख्या 3 पढ़ा, एक भाग संख्या 4 पढ़ा। हमने अब तक 2 भाग पढ़े हैं। उससे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी, वो किसी भाग में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, अब हम संविधान का भाग संख्या 5 उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संघीय सरकार का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है आपके भाग संख्या 5। संविधान के भाग 5 में संघीय सरकार का उल्लेख मिलता है। अब आगे की बात, संविधान के भाग संख्या 5 को कुल कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है, तो हम देखेंगे जो आपका ये भाग संख्या 5 है, इनको कुल 5 भागों में बांटा गया है। हमारा जो संघीय सरकार है इसे हम 5 भागों में पढ़ते हैं। तो वह 5 भाग कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, हम संघीय सरकार को 5 भागों में डिवाइडेड करेंगे। वह 5 भाग कौन से हैं, सबसे पहले नंबर फर्स्ट आएगा अध्याय फर्स्ट, यानी अध्याय प्रथम। उसके बाद अध्याय सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय थर्ड। उसके बाद हम देखेंगे अध्याय 4th, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 की। इस प्रकार से संविधान का भाग नंबर 5 कुल 5 अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 4 में क्या है और अध्याय 5 में क्या है, और उनमें से हमारे सिलेबस में क्या क्या है हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अध्याय 1 की। तो सबसे पहले अध्याय 1 में उल्लेख मिलेगा आपको संघ की कार्यपालिका। अध्याय 1 में किसका उल्लेख मिलता है, तो उल्लेख मिलता है आपके संघीय कार्यपालिका। आप देखोगे अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरा अध्याय 2 में आपको किसकी जानकारी मिलेगी, तो अध्याय 2 में आपको संसद के बारे में देखने को मिलेगा। तो अध्याय 2 का संबंध किससे है, अध्याय 2 का संबंध आपके संसद से है। उसके बाद आता है भाग 5 का अध्याय 3। तो भाग 5 के अध्याय 3 के अंदर राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में जानकारी है। किसके बारे में है, जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। जब संसद सदन में नहीं होती है तब उसकी अनुपस्थिति में देश में अगर कानून बनाना है, कानून के लिए कोई व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए आदेश, अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति जारी करता है, जिसका प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित विधि के समान ही होता है। तो इसका उल्लेख अध्याय 3 में मिलता है। भाग संख्या 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है भाग 5 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है, तो हम देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। किसका उल्लेख मिलेगा आपको इसमें, सर्वोच्च
न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हमने देखा अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय, और लास्ट में अध्याय जो 5वां है इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक का उल्लेख अध्याय 5 में देखने को मिलता है, जिसे हम कैग कहते हैं। ठीक है, जनरल ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, सेंटर ऑडिटर जनरल, ऐसा आपके इसमें पड़ेगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सबसे पहले संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है, तो हम अनुच्छेदों की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है आपके अनुच्छेद, हमने देखा था अनुच्छेद 51 तक तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और उसके बाद अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से 78 तक तो हमें संघीय कार्यपालिका का वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद संसद का उल्लेख कहां मिलेगा, संसद का वर्णन तो अनुच्छेद 79 से लगाकर अनुच्छेद 122 तक, अनुच्छेद 79 से लगाकर अनुच्छेद 122 तक आपको संसद के बारे में जानकारी मिलेगी। राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 123, 123। इस अध्यादेश का संबंध किससे, इस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंध है। उसके बाद आता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद कौन सा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके लिए आपके अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147, 124 से लगाकर 147 तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद आता है महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम और भी है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संघ की सरकार का उल्लेख कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक हमारे संघीय सरकार का उल्लेख है। तो अब यहां पर देखते हैं अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक, ये क्या है आपके अनुच्छेद, और किसके लिए अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे संघीय सरकार से संबंधित। भाग कौन सा है, भाग 5, अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 151, और कुल अध्याय कितने, कुल अध्याय 5। अब बात करते हैं संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका में कौन से अंग। संघीय कार्यपालिका में सबसे पहला अंग आता है राष्ट्रपति। कौन सा अंग, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद दूसरा अंग आता है उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हम थोड़ा सा साइड में लेते हैं, यहां पर संसद ले लेंगे। उपराष्ट्रपति, दूसरा अंग आता है हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद अगला अंग अपने आता है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, और लास्ट आता है महान्यायवादी। इस प्रकार से संघीय कार्यपालिका में हम ये सारे अंग या घटक देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा चयनित मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये सारे के सारे संघीय कार्यपालिका के भाग होते हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति तो एक व्यापक पद है, इनके बारे में और भी अनुच्छेद है, लेकिन स्पेसिफाइक हम जो विशेष देखते हैं वह अनुच्छेद 52 से 78 तक इनका संपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। फिर आता है संसद। संसद के दरमियान कौन से अंग शामिल होते हैं, तो हम संसद में देखते हैं राज्यसभा और दूसरी आता है आपके लोकसभा। तो संसद के कितने सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे 2 सदन हैं। हम इन 2 सदनों के बारे में कहां पर पढ़ते हैं, इन 2 सदनों के बारे में हम अनुच्छेद 79 से लगाकर अनुच्छेद 122 तक हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको ढांचा बताया, एक बार वापस देखें। हमने संघीय सरकार का टॉपिक शुरू किया था,
संघीय सरकार का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 5 और उसके अनुच्छेद संख्या अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद संघीय सरकार को हमने कुल 5 अध्यायों में बांटा। कुल कितने अध्याय? 5 अध्याय। अध्याय नंबर 1 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। संघीय कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। उसके बाद संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से अंग आते हैं? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्री परिषद आता है और महान्यायवादी आता है। तो सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अंग संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? एक तो आपके सामने 3 पद ये आ गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, और एक साथ में नाम डाल दिया महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका नहीं बल्कि संघीय सरकार का पार्ट होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो हमने दूसरा अध्याय देखा। दूसरे अध्याय का संबंध संसद से है। संसद का वर्णन भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक देखने को मिलेगा, जिसमें हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला हम अध्यादेश पढ़ते हैं, जिसका एकमात्र अनुच्छेद 123 1 2 3 आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 1 2 3 123। उसके बाद चौथा अध्याय है अपने सर्वोच्च न्यायालय, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है भारत का महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक मिलता है। इस प्रकार से आपके सामने पूरा का पूरा संघीय सरकार का एक ढांचा है कि भारत के अंदर संघीय सरकार में कुल कितने अंग होते हैं, उन अंगों के अंदर भी कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो इनका सवाल देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में। तो ये हो गया आपके संघीय सरकार का परिचय। अब हम सबसे पहले जो हमारा मुख्य टॉपिक है राष्ट्रपति, जो सिलेबस में भी है, वह पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति, तो दोस्तों हमने देखा भारत में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य होता है जो शासन का सर्वोच्च पद होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है। साथ ही साथ भारत में संसदीय प्रणाली पाई जाती है। संसदीय प्रणाली का तात्पर्य होता है कि जनता द्वारा चुने गए शासक होंगे, और उनमें से संसद का मतलब होता है एक संसद होगी, उसके सदन होंगे और उसमें जनता के प्रतिनिधि बैठेंगे, वही कानून का निर्माण करेंगे। तो यह व्यवस्था हमारे संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे भारत में त्रिस्तरीय सरकारें हैं, संघ स्तरीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय स्तरीय की। तो हम यहाँ पर संघ सरकार के बारे में पढ़ रहे। संघ सरकार में भी हम राष्ट्रपति पढ़ रहे। राष्ट्रपति के बाद पहला हम देखते हैं, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर पद के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष तथ्य। तो पहला तथ्य राष्ट्रपति के बारे में हम पहला तथ्य देखते हैं। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति एक गरिमामय और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। पहली बात तो भारत में यह पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? एक प्रतिष्ठा और एक गरिमा का पद होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वेसर्वा होता है, देश के शासन का प्रमुख होता है। देश में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है, इसलिए इस पद को गरिमा और प्रतिष्ठा से युक्त माना जाता है। दूसरी बात, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो वरीयता क्रम में भारत का पहला नागरिक, अगली बात आएगी भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगली बात आएगी कि देश का पहला नागरिक कौन होता है। आपके ये सारे में क्यों लिखवा रहा हूं, आप क्या आ सकता है कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का पहला नागरिक होता है। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। दोस्तों अगली बात आती है कि
जो हमने अभी कार्यपालिका पढ़ी है, इस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो हम देखते हैं ये क्या होता है। यह कार्यपालिका का, यह मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक, औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। दोस्तों विद्यार्थियों, जो राष्ट्रपति होता है वह किसका प्रमुख होता है? वह कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए संविधान के अंदर जो सारी की सारी शक्तियों का स्रोत माना गया है वह राष्ट्रपति को माना गया। हालांकि राष्ट्रपति केवल शक्तियों का नाम मात्र का प्रयोग करता है। वास्तव में राष्ट्रपति के नाम से सारी की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के द्वारा उपयोग में ली जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। यह वास्तविक प्रमुख नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान से देखें, ये दो बातें ये आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन? तो वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? वो होता है प्रधानमंत्री। लेकिन किसके नाम से होती है? नाम पूछे तो वो होता है आपके राष्ट्रपति के नाम से सारी शक्तियों का प्रयोग। इसलिए संविधान में सारी की सारी कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है उसका स्रोत कौन होता है? उसका स्रोत अपने भारत का राष्ट्रपति होता है। इसलिए इसको औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि कार्यपालिका सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगली बात हम देखते हैं इसमें। अब ये तो कुछ स्टेटमेंट थे, अब हम अनुच्छेद 52 देखते हैं। सबसे पहले हम एक तो अनुच्छेद देखेंगे, उन अनुच्छेदों के आधार पर हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पहला आता है भारत के संविधान का सबसे छोटा या सूक्ष्म अनुच्छेद किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो पहली बात हम देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इसमें क्या है? संघ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा हुआ है? सीधी शॉर्ट एंड स्वीट बात है, कोई इसमें बड़ी बातें है ही नहीं। क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे छोटा अनुच्छेद इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही इस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान कहां पर किए गए? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में कोई वर्णन नहीं है। अब आता है अनुच्छेद 53 देखते हैं। अनुच्छेद 53 यहां पर हम देख रहे हैं राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का उल्लेख कहां है, ये सारी बातें हम राष्ट्रपति के परिचय में हम देख रहे हैं। अब आता है सबसे पहले अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया कि जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां होती है वह किसके अंदर होती है, यानी उसका स्रोत क्या होता है? तो हमारे देश का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का स्रोत होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है। अगली बात आती है कि यह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है और इसको अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी प्रयोग कर सकता है। स्वयं तो प्रयोग करता नहीं है, तो उसके अधीनस्थ कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रपति के अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं और सारी की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा उपयोग में ली जाती है। उसके बाद इसमें कहा गया है राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में कहा गया है, हम थोड़ा सा यहां पर एक लाइन कर देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला आता है अनुच्छेद 53 में कहा गया है यह तीनों सेनाओं का, यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर
होता है। भारत के अंदर 3 सेनाएं हैं, जल, वायु और थल। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे माना गया है? तो राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कह सकते हो, कमांडर माना गया है। भारत का पहला नागरिक भी और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। यह आपके अनुच्छेद 53 के अंदर ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि सवाल आ जाए कि निम्न में से राष्ट्रपति के संबंध में कौन से कथन या कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको बी सी डी ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो उनमें से आपको देखना है यह क्या होता है। यह होता है गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है, भारत का पहला नागरिक होता है, कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होता है, और उसके बाद कार्यपालिका की शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये बातें आपकी इसकी विशेषता है कि राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। अगला हम देखते हैं इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस विधि से होता है, कौन करते, ये सारा अब आएगा। इसमें हम क्या देखेंगे, 2 भागों में बांटा है मैंने। एक, सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचक गण, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के अंदर कौन कौन से अंग शामिल होते, और उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी विधियों के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 54। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है इसका उल्लेख कहां है, तो यह है अनुच्छेद 54। साथ में अनुच्छेद भी बताता जा रहा हूं ताकि आपके इन फ्यूचर भी काम आ सकते हैं। सीईटी में पूछ ले, भरोसा नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी सवाल आ सकता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है। सबसे पहले अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होंगे। तो इसमें हम देखते हैं निर्वाचक गण। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में 2 समुदाय शामिल होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहला कौन? नंबर फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा इसके कौन से सदस्य? वे सदस्य जिनका जनता के द्वारा निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगले कौन शामिल होते हैं? अगले होते हैं आपके राज्यों में विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद अगले सदस्य आते हैं जितने भी राज्य हैं भारत के, जहां जहां पर जो आपके विधान सभा है वहां उनके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। और उसके बाद तीसरा आता है आपके भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक तो आता है दिल्ली व पांडिचेरी, दिल्ली व पांडिचेरी विधान सभा के, पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। देखो, सबसे पहले जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस शुरू हुई थी तब दिल्ली और पांडिचेरी ये दोनों, इनकी विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे। लेकिन भारत के अंदर एक संविधान का संशोधन होता है। इसको कब शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन। कौन सा? 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कब हुआ था? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक
सदस्यों में शामिल किया गया। उसके बाद एक ध्यान देने योग्य बात है कि जितने भी जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते, मनोनीत सदस्य होते, वह एक भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होता। कहीं पर भी ऑप्शन में आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में मनोनीत, नाम निर्दिष्ट या ऐसे सदस्य शामिल होते हैं, तो ऐसे सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल शामिल नहीं हो। तो हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन कौन से इसके निर्वाचक गण में शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों में जो विधान सभाएं होती है उनके निर्वाचित सदस्य, और 1992 के बाद से दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल होते हैं और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को मत दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी विधि के द्वारा होता है, उसका कौन कौन सदस्य कैसे करते हैं निर्वाचन, वो सारा का सारा हम देखेंगे। अब आता है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन विधि कौन सी है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना है आनुपातिक राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें उसके चुनाव कौन सी विधि से होते हैं, तो आपको ये विधि ध्यान रखनी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर जो संसद के सदस्य वोट देते हैं और जो राज्य की विधानमंडल के सदस्य वोट देते हैं, उन सभी के मतों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक राज्य के जो विधायक होते हैं उनका मत मूल्य अलग होगा और संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों का आपस में मत मूल्य अलग होगा। तो अब इनका मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन से राज्य का मत मूल्य कितना होगा, ये कैसे पता करें, तो इसकी दो रीतियां हैं। एक तो विधानसभा के सदस्यों के लिए और एक आती है आपके संसद के सदस्यों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का मतभार। पहला कौन सा देखेंगे हम, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का मत भार। तो हाँ, यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे राज्य की जो विधान मंडल है, विधानमंडल की जगह हम केवल विधानसभा ही कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल कौन शामिल होती है, विधानमंडल नहीं बल्कि केवल विधानसभा ही शामिल होती है, विधानसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका हमें उस राज्य की जनसंख्या से जितने उस राज्य के विधायक होते हैं उनका आपस में भाग देने पर फिर मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से। ठीक है, कैसे करना है देखिए, हम इसकी पूरी रीति देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संबंधित राज्य की जनसंख्या। राज्य की जनसंख्या, हमें यहां पर जनसंख्या देखनी है। 1971 में उस राज्य की जनसंख्या क्या थी, क्योंकि जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब हम मतभार ज्ञात करते हैं तो उसमें कौन सी जनगणना को आधार माना गया है, तो जनगणना का आधार, जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना है। उसके बाद राज्य की जनसंख्या से आपको किसका भाग देना है, उसके अंदर आपको भाग देना है राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या। अब देखिए
राज्य की कुल जनसंख्या से उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य संख्या का भाग देने पर और उसके बाद आपको गुणा करना है 1/1000 से। इससे आपको उस राज्य की क्या मिल जाएगी, उस राज्य का एक सदस्य का मतभार कितना है वह आपको पता पड़ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस राज्य के विधायक का मतभार है और सबसे कम किसका है और हमारे राजस्थान का मतभार मत मूल्य कितना है। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा आता है आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मतभार आपके उत्तर प्रदेश का है। कितना है, तो उत्तर प्रदेश का मतभार आपको, ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का मतभार आपको 208 देखने को मिलेगा। भारत के अंदर कौन सा राज्य है जिसका राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा मतभार मत मूल्य है, तो उत्तर प्रदेश है। प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 208 उत्तर प्रदेश। दूसरा आता है सबसे कम, तो सबसे कम आता है आपके सिक्किम। तो सिक्किम के एक विधायक का मतभार कितना है, तो केवल 7 मत मूल्य। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे राज्य राजस्थान की। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में 129 देखने को मिलता है। तो ये था आपके राज्य के अंदर जो विधानसभाएं हैं उनका मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के बाद उनकी पूरी प्रोसेस क्या है, पूरा किस प्रकार से होता है, निकालते हैं। निकालने के बाद हमने देखा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का मत मूल्य, सबसे कम सिक्किम का मत मूल्य 7 और अपने राजस्थान राज्य का मत मूल्य 129 मत मूल्य रहेगा राजस्थान के प्रत्येक विधायक का। अब अगली बात आती है कि जो सांसद हैं, संसद सदस्य, उनका मतभार कैसे। तो अब अगली बात करेंगे हम नंबर 2, संसद संसद में निर्वाचित सदस्यों का मतभार। अब संसद के अंदर जो सांसद होते हैं, उन जितने भी राज्य उन सभी सांसदों का मत मूल्य एक बराबर होता है। हमारे भारत के अंदर 543 तो लोकसभा में है और 245 मेंबर अपने राज्यसभा में, उन सभी सांसदों का मतभार एक बराबर है। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे भारत के अंदर जो हमने राज्यों का मत मूल्य निकाला है, उन सभी मतों के मूल्य का योग करके उसमें से जितने भी दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद है उनका भाग देने पर जो शेषफल आता है वह क्या होता है, वो होता है एक सांसद का मत मूल्य। तो सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के कुल मत। तो इसमें देखते हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के कुल मत, इसका भाग देना है आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से हम संसद के प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 2022 में हमारे द्रौपदी मुर्मू जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, उनके चुनाव के समय मत मूल्य क्या रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, 1997 से लगाकर 2017 के चुनाव तक तो राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य था आपके कितना था, 708 कितना था। तो हम देखते हैं पहली बात यहां पर हम देखेंगे पहली बात 1997 से 2017 तक
सांसदों का मत मूल्य ये था आपके 708, लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और उसके बाद अभी तक 2022 के चुनाव में जम्मू कश्मीर विधानसभा का गठन नहीं हुआ था, इसलिए 8 सदस्य क्या हो गए, इसमें कम हो गए। तो 2022 के चुनाव में 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों का मतभार कितना रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 700 मतभार रहा है। पहले 1997 से 2017 तक 708 था, लेकिन 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में जम्मू कश्मीर विधानसभा गठित नहीं थी, तो अपने भारत में सांसदों का कितना मतभार हुआ 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में जो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों का मतभार था वह था आपके 700 मतभार था। इस प्रकार से हमने देखा निर्वाचन गण और निर्वाचन की रीति। दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रपति के मतों की गणना, उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो आगे के प्रावधान है, उसकी जमानत राशि है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, उसके पद की योग्यता शर्तें अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में राष्ट्रपति के साथ।